What did we discuss yesterday? Please tell me. थोड़ा थोड़ा बोलो मुझे. What's inflation? हाँ, बढ़ जाए कि कम हो जाए? बढ़ जाए. घबरा मत का बढ़ जाए. यह ये डर चल रहा हूँ. कुछ साथ इंसान डरस मज और योर पता हो के भी है ना, इंसान अपोजिट बोलता है. ये केस एग्जाम जब इंसान प्रिपेयर करता है, कल इंटरव्यू देना है, आज से इसको भगाना है, बात करनी है, ये ऐसे. अदरवाइज नॉलेजेबल स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्पीक, है ना. वो बेचारे इधर उधर बोलते हैं फिर वहाँ पे. उसके लिए आज से ही तैयार होना है, आज से ही बातें करनी है अपने क्लासमेट्स के साथ इन द ग्रुप. अच्छा मुझे too much money is chasing too few goods, we call inflation like that way. We have different types of inflation. What is hyperinflation? Extremely high अगर होगी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए. किस इकोनॉमी में हुई थी सोहेल हाइपर इन्फ्लेशन? हाँ, कहाँ हुई थी? Which economies were hit by hyper inflation? सोहेल को मैं बोल रहा हूँ, जर्मनी और तो ये अगर अंग्री इनमें जी हुआ ना बचावन छो ना क्लासमेट. हाँ, दैट इज गुड. और बोलो और क्या किया हमने? और किया हाइपर इन्फ्लेशन, और किया रनिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन किया, क्रिपिंग इन्फ्लेशन. आई होप यू आर डन ऑल ऑफ देम, है ना. सारा समझ आए ना अच्छे से. टुडे वी विल डिस्कस मेरी डियर्स डिफरेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन जो होती है इकोनॉमी में, होती कैसे है, हाउ द प्राइसेस राइज इन द इकोनॉमी, डिफरेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. मेरे डियर्स, आपने नाम सुना होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और दैट इज इट. डिमांड पुल इन्फ्लेशन आज इनको एक्सप्लेन करेंगे. डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, we have wage push inflation, we have, my dears, profit push inflation, we have structural inflation, structural inflation. Cost push inflation, wage push inflation, profit push inflation and structural inflation. Tell me मेरे dears, आपने क्या सुना है अभी तक डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में? मुजम्मिल बोलो, What's डिमांड पुल इन्फ्लेशन? नहीं सुना है कुछ? सप्लाई की कोई रिलेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के साथ? है? हर्षा, कैसे होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इकोनॉमी में? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस दैट लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? पता है आपको? वो नहीं पता है? ज्यादा होंगे मतलब बाय और कोई चीज जो कम होगी तो उस मतलब जब कोई चीज मतलब अगर सपोज कोई एक चीज है तो उसको खरीदने के लिए बहुत सारे, जैसे वो मतलब कोई बोलेगा कि मैं 1000 मांगू, तो दूसरा बोलेगा उसको नहीं तो मुझे ही दे दो, मैं इसका 2000 दे सकता हूँ, तो उस हिसाब से तो उसका इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन. मैं बोल रहा हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू दैट डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? नहीं पता है, कोई बात नहीं. सी मेरे डियर्स, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज दैट व्हेन प्राइस लेवल, पहले सुनो, when price level in the economy increases because of increase in aggregate demand in the economy.
जब इकोनॉमी में प्राइसेस लेवल बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड आपको दिमाग में रखना है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी वी कॉल दैट एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट की बात कहां की थी हमने? एग्रीगेट की बात मैक्रो समझाते समय, मैक्रो मीन्स मैक्रॉस, मैक्रॉस मीन्स लार्ज और एग्रीगेट। जब माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ रहे थे तो ये एग्रीगेट जो है ये बड़ा है, ये मैक्रो है। इन्फ्लेशन बड़ा है, छोटा नहीं है, मैक्रो का कंसेप्ट है। समझ आई बात? तो अगर इशफाक सर गया बाहर, आई वेंट टू द मार्केट, आई परचेज्ड वन मार्कर, मैंने एक मार्कर लाया। सो वी कॉल इट इन इकोनॉमिक्स एज इंडिविजुअल डिमांड। इशफाक सर ने मार्कर लाया, ठीक है ना। राबिया गई बाहर, इसने एक बुक लाई, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड बाय राबिया। मुजम्मिल गया बाहर, इसने एक पैंट लाया अपने लिए, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। ऐसे ही सारे हिंदुस्तान में सारे कस्टमर्स बेचारे जाते हैं अपने लिए आइटम्स लाते हैं, किसी का पापा, किसी की बेटी, ऐसे ही जाते हैं। सो व्हेन वी सम अप द इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, सब लोगों की इंडिविजुअल डिमांड्स को जब हम सम अप करते हैं, वी गेट एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, है ना। यानी कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ शुमार। अगर सारी डिमांड करो, वी सम अप, we sum up the individual demands of all the people living in India, what will we get? We will get aggregate demand of the economy. Increase in that aggregate demand, that means increase in the demand of all the people of India. If that increases price level in the economy, we will call that as demand pull inflation. क्योंकि वो मैं जा रहा हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं, आप जा रहे हो, आप भी डिमांड करो, सब लोग मार्केट में जा रहे हैं डिमांड करने। तो जब सब जाते हैं डिमांड करने, प्राइसेस बढ़ जाते हैं मार्केट में। We see that on the day of अरफा, ईद का दिन होता है, everybody goes to the market, प्राइस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। चिकन का एक की जगह 150 में मिल रहा है, तब 200 में मिलेगा। पलम केक अगर आज मिलेगा 100 रुपए में, तब 120 में मिलेगा। सो प्राइस लेवल is push higher when demand in the market increases. So increase in that demand leading price level up, we call that as demand pull inflation in the economy. वो समझ आई बात? आई ना बात समझ? So when the price level in an economy increases, when the price level in an economy increases, because of increase in aggregate demand, when the price level in an economy increases because of increase in aggregate demand in the economy, we call it as demand pull inflation. समझ आई बात? So जब प्राइस लेवल एक इकोनॉमी में बढ़ जाती है because of increase in aggregate demand, now you understand aggregate demand, it means the collective demand of all the individuals of the country. उसकी वजह से जब प्राइस अप हो जाती है, उसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ऐसे प्राइस राइज हो जाता है इकोनॉमी में, है ना। लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं तो प्राइस चढ़ गए उसकी वजह से, so that will lead to demand pull inflation. अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो डिफिनेशन है। This is what teachers usually tell their students. Now the question from your side should be, सर ये एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ जाती है ना। ईच करून अंडरलाइन एग्रीगेट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये एग्रीगेट डिमांड की वजह से हो जाता है। तो दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, दैट आई वाज सेइंग टू दिस सिस्टर कि एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ जाता है इकोनॉमी में। कितनी बड़ी एग्रीगेट डिमांड, डू यू पीपल नो? How will aggregate demand in the economy increase? इशफाक सर कैसे ज्यादा परचेज करेगा? What will happen to me? I will purchase more. अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, if my income increases, I will purchase more. If your income increases, you too will purchase more. You are right now unemployed, you purchase less. Tomorrow you will be employed. आपको अच्छी सैलरी है, 50,000 की सैलरी है, तो चला पन्ने हिसाब वाश काटन पकन। समझ आ रही है बात? So I will demand more when my purchasing power will increase. Everybody does same. So with the increase in income of the individual, he purchases more and more. So if in the economy, purchasing power of all the people of the country increases, सब लोग अमीर बनेंगे, सब लोगों के पास पैसा आएगा,
तो हम ज्यादा से ज्यादा खर्चे करेंगे। जब हम ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, मेरा परचेसिंग पावर बढ़ गया, आई विल गो टू द मार्केट, आई विल परचेज, दे विल गो टू द मार्केट, एवरीबडी विल स्टार्ट परचेसिंग, प्राइस लेवल्स विल गो अप इन द इकोनॉमी, वी विल कॉल दैट एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो द फर्स्ट रीजन दैट कुड लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, इट कुड बी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ाए होंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैव इंक्रीज्ड। यानी कि अभी तक गवर्नमेंट बहुत माइजर थी, वो ज्यादा खर्चे नहीं कर रही थी। अब गवर्नमेंट ने बजट में बोला वो विल स्पेंड टू मच, हमें हॉस्पिटल्स पे खर्च करना है, हमें रोड्स पे खर्च करना है, एयरपोर्ट्स पे खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, सब्सिडीज बहुत देनी है। तो जब वो ज्यादा खर्च करते हैं वो लोगों के पास आता है वो पैसा, उसको रोड बनाना है, कश्मीर में रेलवे लाइन और एक बनानी है, काम कौन करेगा उधर? वहां पर मेरा भाई जाएगा काम करने, लेबर हमारा है, सो वी विल अर्न देयर। उनको एयरपोर्ट बनाना है, वो हमारे इंजीनियर बेचारे जाएंगे, वो काम करेंगे। दैट मीन्स इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल लीड टू इंक्रीज इन आवर इनकम, आवर लेबर विल वर्क देयर, व्हेन देयर इनकम विल इंक्रीज दे विल गिव दैट मनी टू देयर चिल्ड्रन, they will spend in the market demand will increase in demand will lead to increase in price level, that means prices will go up, we will call demand pull inflation has taken place because of increase in government expenditure। सब जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर्स करती है इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाती है। एक हो गया एसएसबी लेवल, when the price level in an economy increases because of increase in aggregate demand, what we will tell demand pull inflation। दूसरा हो गया फिर case prelims level, what will government expenditure lead to the economy? If we increase too much government expenditures, will it lead to cost push inflation, will it lead to demand pull inflation? Then you have to apply it। हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, रेलवेज बना रहे हैं, इससे लोग अमीर बनेंगे, अमीर लोगों के पास पैसा आएगा, वो ज्यादा डिमांड करेंगे, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ गई बिकॉज ऑफ डिमांड बढ़ गई बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। फिर समझ आए ना बात? आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इशू मोर एंड मोर करेंसी, वो सबसे ज्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है। तो जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, ऑल द कमर्शियल बैंक्स विल क्रिएट मोर एंड मोर क्रेडिट। कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट क्रिएट करना, उसको हम बोलते हैं जो कमर्शियल बैंक्स लोन हमें देते हैं, वी कॉल दैट इन इकोनॉमिक्स एज क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। जब वो लोन ज्यादा देंगे, आपको भी देंगे, मुझे भी देंगे, बताओ गैर रिस्पॉन्स नहीं, आई विल स्पेंड दैट इन द मार्केट। जिस बिजनेसमैन को अभी तक खाली 20 लाख का लोन मिलता था, उसको दिया 50 लाख, वो और 2 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जिसको खाली 5 लाख मिल रहे थे, उसको 10 लाख मिलेंगे, वो और 2 गाड़ियां रखेगा अपने पास। सो इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट टू विल इंक्रीज माय परचेसिंग पावर। इंक्रीज इन आवर परचेसिंग पावर विल लीड टू इंक्रीज इन आवर डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड इन द मार्केट विल पुश प्राइसेस अप, पुशिंग द प्राइसेस अप विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ आई ना बात? सो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे भी हो सकता है, लोग अमीर बनेंगे ना? समझ आ रहे हैं ना बात? तो ये भी हो सकता है। या कभी कभार हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी मेरे डियर्स, दे विल लीड टू रिडक्शन इन द डायरेक्ट टैक्स रेट, जो हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है ना? बहुत अच्छा पॉइंट है। तो टैक्सेशन में जब डिडक्शन वो करते हैं, अब मेरे पास पैसा ज्यादा बचेगा या कम? ज्यादा बचेगा, क्योंकि अभी तक मैं टैक्स दे रहा था। आपका पापा बहुत खुश होगा, बोले बेटी मुझे 1 लाख काटते थे खाली टैक्स, इस साल तो पता नहीं निर्मला सीतारमण को क्या हुआ, उसने हमें फ्री छोड़ा, तो 1 लाख बच गया तेरे पापा के पास। नाउ यू आर एबल टू स्पेंड मोर, तो आपके पापा को 1 लाख बच गया, सारे एम्प्लॉइज हिंदुस्तान के बच गए। तो दैट मींस डिमांड इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल। व्हेनेवर प्राइस लेवल गोes up because of increase in demand, we will call that as demand pull inflation। so decrease in tax rate can lead to demand pull inflation। पॉइंट समझ आ रहे हैं ना? आपके पास बहुत सेविंग थी अभी तक, यू वर सेविंग मनी इन द बैंक, यू वर सेविंग मनी इन योर बुखवारी एट योर होम। समझ आई ना बात? चलो बहुत बुखवारी आखिरी टास्क लाइफ से मोस्ट रोज वो चंदस की ही। सो जब भी हम डिसेव करते हैं, बैंक से पैसा वापस निकालते हैं, फ्रॉम योर लॉकर्स यू आर टेकिंग मनी बैक, दैट मींस यू स्पेंड दैट इन द मार्केट। सो less saving leads to more expenditures in the market, more expenditures will bring demand back, increase in demand will go, the price level will go up। so कम saving करना, that too leads to demand pull inflation in the economy। समझ आए ना? I am saying what are the factors that lead to increase in aggregate demand। ये factors आते हैं केस के प्रीम में, वहां पे डिफिनेशन नहीं आएगी, वो आएगी उन वालों को, एसएसबी वालों को, लेकिन आप लोगों को आएगा कैसे बढ़ जाता है एग्रीगेट डिमांड। Shall we increase taxes or decrease tax in case of demand pull inflation? अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, लोग अमीर है, उनके पास पैसा है, हमें टैक्सेस फिर बढ़ाने चाहिए, है ना? अब अगर डिफ्लेशन है, प्राइसेस कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, टैक्सेस को क्या करना है? इनकम टैक्स कम करना चाहिए। तभी इकोनॉमिक्स पढ़ के इंसान को इकोनॉमी समझ आती है। निर्मला क्यों बोल रही है टैक्सेस बढ़ाओ, ये क्यों बोल रहे हैं टैक्सेस घटाओ, ये फाइट कर रहे हैं इन्फ्लेशन के साथ, ये फाइट कर रहे हैं डिफ्लेशन के साथ। जब ये चीजें इंसान को पता हो, तब उसको समझ आता है। पता केस वो समझ, हाँ ये ऐसा मैकेनिज्म ये है,
मुझे ये समझ नहीं आता था अभी तक, समझ आई बात? सो यू कैन राइट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. The aggregate demand in the economy increases because of increase in government expenditures. वो अब आपको पता खुद ही है कि वो मैं नहीं दिखाऊंगा डिटेल में. गवर्नमेंट मेक्स एक्सपेंडिचर्स ऑन हॉस्पिटल्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे. The aggregate demand in the economy increases because of increase in government expenditures. Because of increase in private spending, कभी कभार अडानी आएगा कश्मीर में, बहुत खर्चा करेगा इधर. Because of increase in private spending by the businessmen, comma, because of increase in private spending by the business persons. Because of increase in private spending by the business persons. Because of decrease in direct tax rates. अगर डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स कम किया जाएगा, उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी में. बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इनकम टैक्स रेट या डायरेक्ट टैक्स रेट्स. बिकॉज ऑफ, थैंक यू मैम. Because of decrease in direct tax rates, comma, because of less savings by the people. People save नहीं कर रहे, वो ज्यादा खर्चा ही कर रहे हैं. Less savings by the people. Comma, increase in money supply by Reserve Bank of India. Reserve Bank of India करेंसी बहुत इशू कर रहा है. Comma, increase in money supply by the Reserve Bank of India. Increase in money supply by the Reserve Bank of India. Comma, credit creation by the commercial banks. Commercial banks ज़्यादा से ज़्यादा loans दे रहे हैं, उससे भी aggregate demand बढ़ जाएगी इकोनॉमी में. Credit creation, that means giving loans to the people. We call that as credit creation. Credit creation by the commercial banks. वो ये अच्छे पॉइंट्स है, इंशाल्लाह काम आएंगे मेंस में. Credit creation by the commercial banks. अगर मैं ऐसे बोलूं, शाइस्ता, आपको मैंने एक पॉइंट बोला था डेफिसिट फाइनेंसिंग का. That was supported by J.M. Keynes. Deficit financing means government is taking loans from Reserve Bank of India. Will deficit financing lead to demand pull inflation or not? Yes, क्योंकि हम लोन्स ले रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट को वो कहीं पे खर्च करना होगा. वो जब खर्च करेगी वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बन जाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, वो थोड़ा अमीर बनेंगे, वो डिमांड और करेंगे. वो दैट मीन्स डेफिसिट फाइनेंसिंग विल आल्सो लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड्स. कामा, इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग. Increase in deficit financing. So these are some of the factors that can lead to increase in aggregate demand. Increase in aggregate demand leads to increase in price level, which we call as demand pull inflation. वो समझ आई मेरे डियर्स क्या होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन? नाम ही है डिमांड, एग्रीगेट डिमांड फिर से आ रहा है. तो जब भी प्राइस लेवल बढ़ जाती है इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, वी कॉल दैट एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. नाउ यू नो द रीजंस दैट लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं. डन? वो पॉइंट हुआ ना क्लियर? वी विल टेक सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉस्ट टू पुश इन्फ्लेशन. यही में ना योर चाय वही क्या कर दो बच्चे, मैं चाय क्या पर ना कॉस्ट टू पुश. 15 मिनट में वेट कर रहा था ऑफिस में. अच्छी ये घूमत वहीं की मैं सोच तो मुझ बच सुया चाय. किसको भूख है आप में से? सच सच बोलो, है किसी को? नहीं होगी तो जरूरी. खाना किसने नहीं खाया आप में से? खाओ, ये चाय पियो मेरे बदले, वो पिएगा. मैं बना चाहूँ ना तिल चियो तो, क्योंकि मेरे 5 मिनट जाएंगे तो तब तक मैं करूंगा कवर, वो पिएगा धीरे धीरे आप दामा दामा.
दो किसी को पीले आप मैं बदल चाहिए मैं बदल कहाँ सा बूझ टाइम कुछ डेयरिंग स्टूडेंट सुचाई पिलाई पाने अथ बूझ टाइम कुछ ब्रेव स्टूडेंट शाबाश वेरी गुड वेरी गुड शाइस्ता वन यही करना होता है अरे जो दामा खान माई 5 minutes राइट नाउ आर इंपॉर्टेंट अगर अभी लाइव होती जब मैं ऑफिस में आता तो बेहतर रहता कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन So मेरे डियर्स ये थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन वी saw when price level in the economy increases because of increase in aggregate demand in the economy we call that as demand pull inflation यहाँ पे है cost push inflation कभी कभार क्या होता है मेरे डियर्स जो हम आइटम्स बना रहे हैं आइटम्स बनाने में हमें खर्चा आता है ना तो उसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको जो खर्चा हमें आता है उसको हम बोलते हैं cost what is cost Cost means the expenditures which we have to make any item, to make any product. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो expenses हमें आते हैं, that's my cost. है ना वही है ना आपका cost. Your cost is the expenses that you make to make any product. कोई भी आइटम फॉर इंस्टेंस हमें ये बोर्ड बनाना है ना इसमें कॉस्ट आया है इसमें कोई रॉ मटेरियल हमने यूज किया है तो उसके लिए हमें 500 का कॉस्ट आया है दैट इज इट्स कॉस्ट हमें कोई भी चीज बनाना है बिल्डिंग बनानी है तो कॉस्ट आएगा 4 लाख का सीमेंट लाना है ब्रिक्स लाने हैं सब कुछ लाना है आयरन लाना है तो वी कॉल दैट एज कॉस्ट अब अगर ये कॉस्ट ही मेरे डियर्स हमें महंगा आ रहा है तो आइटम महंगा बनेगा कि सस्ता महंगा हो जाएगा ना क्योंकि कॉस्ट इसका हाई है सो जब भी कॉस्ट हाई होगा तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगा आइटम का उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हियर द प्राइस हैज नॉट राइजन बिकॉज ऑफ प्राइस हैज नॉट इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी बट बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉस्ट ऑफ द आइटम का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है उसकी वजह से अगर प्राइस हो जाएगी अब उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बिफोर राइटिंग दैट पहले समझो देखो वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नाम आपने सुना होगा सुना है कि नहीं व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 1 लैंड लेबर कैपिटल and entrepreneur these are the 4 factors of production 4 factors of production लिख के रखो अपनी कॉपी पे साइड में लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर 4 factors of production we have मेरे dears one is land one is labor one is capital and one is entrepreneur What does these 4 factors of production mean? That means that अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन करनी होगी इकोनॉमी में कुछ भी बनाना होगा we need these 4 factors of production. इन 4 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है किसी भी बिजनेसमैन को समझ आई बात in order to make any product in the economy we need these 4 factors of production. For instance आपका पापा आपको बोल रहा है हम भी अपना कोई स्मॉल सा कारखाना स्टार्ट करेंगे करनगर में you will tell your पापा कि we need land there हमें जमीन तो है नहीं वो बोलेगा चलो 2 मरले की लैंड आपको चाहिए so we need land to do anything हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूट है मिशन so इन विचारों के अंदर भी लैंड है यहाँ पे भी रूम्स है so land is the first thing that we need to make any production in the economy. ऐसे ही अब आपने लैंड लिया छोटा मोटा सा लैंड जैसे होता है हमारे कारपेंटर्स के पास फिर वहां पे 2-4 लेबरर्स भी होते हैं जो काम करते हैं है ना वी नीड लेबर एज वेल ये मार्कर बनाना है तो लेबर होना चाहिए ना जो मशीन में मटेरियल डालेगा नजर रखेगा मशीन को ऑन करेगा ऑपरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देखेगा सो वी नीड लेबर एज वेल टू प्रोड्यूस एनी आइटम इन द इकोनॉमी ऐसे मेरे डियर्स हमें कैपिटल की जरूरत भी पड़ती है वी नीड मशीन से कैपिटल समटाइम्स एन एंटरप्रेन्योर नीड्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मनी उसको 10 लाख की जरूरत होती है वो बैंक से लेता है 10 लाख दैट इज कैपिटल एज पर अकाउंटेंसी ठीक है ना जो मैं 10 लाख वहां से ला रहा हूं लोन पे दैट्स माय कैपिटल या जो मैंने अपना मशीन लगाया अपने प्रोडक्शन में दैट टू इज माय कैपिटल समझ आई बात तो मशीन की भी हमें जरूरत पड़ती है पैसों की भी जरूरत पड़ती है ऐसे ही इकोनॉमिक्स में कोई भी आइटम बनाने के लिए हमें एंटरप्रेन्योर की जरूरत होती है एंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर इज द मैनेजर ही इज द ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज करेगा लेबरर्स को भी लैंड को भी मशीन्स को भी जो नजर रखेगा ऊपर से उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर है ना अभी नई नई लड़कियां एंटरप्रेन्योर्स बन गई है 5 लाख का बिजनेस अपना स्टार्ट किया है तुम नजर पदरा था वहां कनान तुम शालवाल मना बिस्से एंटरप्रेन्योर है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है एंटरप्रेन्योर दैट्स गुड तो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
तो मेरे डियर्स ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो मेरा खर्चा आता है, मैंने लैंड दिया यहाँ पे, मैंने 2 रूम्स लिए करण नगर में, ये सस्ते मुझे फ्री थोड़ी मिलेंगे, तो आई हैव टू पे समथिंग फॉर इट। इकोनॉमिक्स सेज दैट जब हम लैंड से सर्विस लेते हैं, इसको हम रिवॉर्ड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, है ना। राइट नाउ फॉर इंस्टेंस यू आर इन द हॉस्टल्स, किसी ने रूम लिया है, किसी ने हॉस्टल लिया है, वो आपका अपना नहीं है, वो रूम किसी और का है, यू आर पेइंग हिम रेंट। आप उसको बोलते हैं मैं यूज करूंगा आपका रूम फॉर 2 months 3 months, आई विल पे यू रेंट, पर मंथ में दूंगी आपको 3000 या 4000। सो यू आर पेइंग लैंड, इट्स रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट। को लैंड को आप रिवॉर्ड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट। तो भी आप जाते हो रूम देखने, आप उनको बोलते हो रेंट कितनी है ना, हटमुटेशन तो इकोनॉमिक्स ना हुई रेंट का कि मैं मुझे सर्विस लेनी है, तेरे रूम की कितना चाहिए आपको रेंट, वो बोलता है 5000, आप बोलते हो चलो ठीक है। तो लैंड गेट्स इट्स रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट। समझाना मुझे है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिकली देनी है। तो लेबर का, जो लेबर बेचारा अपना सर्विस दे रहा है, इकोनॉमिक्स में मैंने पहले दिन आपको कहा कि एवरीवन इज अ लेबरर, बी इट आईएएस अफसर, बी इट पायलट और बी इट इशफाक सर, बी इट एनी अदर पर्सन, सारे लेबरर्स है, सारे बेचारे मजदूर है, सब काम करते हैं, सब सर्विस दे रहे हैं। एक अपनी तरफ से सर्विस दे रहा है, एक बोल के देता है, एक माइंड का देता है, एक हाथ से देता है, एक पाँव से देता है, लेकिन देता तो है सर्विस ही। सो लेबर को मिलता है वेजेस। तो जो भी रिवॉर्ड लेबर को मिलेगा अपनी सर्विसेज के लिए, इसको हम नहीं बोलेंगे सर्विस है, ये व्हाइट कॉलर जॉब है, ये ब्लू कॉलर जॉब है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में सब को मिलता है वेजेस। जो भी सर्विस कोई बंदा दे रहा है इकोनॉमी में, ही गेट्स दैट रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। को लेबरर्स को मिलता है तनख्वाह, दैट इज वेजेस। तो इशफाक सर यहाँ पे काम कर रहा है, इफ्तिकार सर काम कर रहा है, वी आर गिविंग सर्विसेज टू द इंस्टीट्यूट, वी विल गेट अवर रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। समझ आई बात। तो ऐसे मेरे डियर्स जो कैपिटल होता है, कैपिटल फॉर इंस्टेंस यू टुक 15 लाख लोन फ्रॉम एनी कमर्शियल बैंक, तो आप उसको उसने यूज किया, उसका पैसा, वो तेरा पैसा थोड़ी है, लेकिन यू आर गिविंग हिम उसकी उस सर्विस के लिए आप इंटरेस्ट वापस दे रहे हो। आप कल उसको बोल रहे हो सर मैं 18 लाख के बजाय आपको 21 लाख वापस दूंगा 3 साल में, विद द इंटरेस्ट ऑफ 7%, वो उतना ही आ जाता है, ठीक है ना। वो कैपिटल गेट्स इट सर्विस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और फिर बचा मेरे डियर्स एंटरप्रेन्योर, जो मैनेजर होता है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया होता है, उसने लेबर भी लाया, उसने लैंड भी ली, उसी ने कैपिटल भी लाया, लोन भी किया, वो ये, तो वो एंटरप्रेन्योर होता है। वो बेचारा रिस्क लेता है, उसने स्टार्ट किया, कुछ पता नहीं, बैच स्टार्ट तो किया, टीचर्स को सैलरी तो दी, क्या पता अगर कल कोविड हुआ तो बेचारा सफर हो जाएगा एट दैट टाइम, फैकल्टी मेंबर भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रिस्क उठाता है, एंटरप्रेन्योर बेचारा रिस्क उठाता है। इसने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने 10 लाख डाले होते आवास में, क्या गए सिचुएशन पाए कैसे, तो इंटरप्रेन्योर को मिलता है अगर इसने कमाया अच्छा प्रॉफिट, है ना, ही गेट्स हिज रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का हकदार वही होता है। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर देयर रिवॉर्ड्स, है ना। ये रिवॉर्ड्स किसको क्या मिलता है ये पता होने चाहिए बच्चे को। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, इंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। नाउ अब अगर इकोनॉमी में मेरे डियर्स जो आइटम हम बना रहे हैं, जो ये प्रोड्यूसिंग क्लास होता है, अगर इसको लैंड बहुत महंगा मिल रहा है, अभी तक इसको महंगा नहीं मिल रहा था रूम, अब जहां पे ये सर्विस दे रहा है वो 10,000 के बजाय 20,000 में मिल रहा है इसको। जो लेबर अभी तक खाली 500 में काम करता था, वो आज 800 में काम करता है पर डे, ठीक है ना। जहां पे अभी तक इंटरेस्ट खाली देना पड़ता था 8%, वो आज 12% पे इसको मिल रहा है। सो दैट मीन्स इसका ये जो सारा इस पे ये चार्जेस आती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दिस बिकम्स द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोड्यूसर, है ना। उसका कॉस्ट ही ना, इसको इशफाक सर को वेज देनी है, दैट इज हिज कॉस्ट, इसको इस कॉम्प्लेक्स को रेंट देनी है, दैट इज हिज कॉस्ट, इसको इंटरेस्ट पे करना जो इसने लोन लिया है, दैट इज हिज कॉस्ट। सो इंक्रीज इन दीज लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। समझ आई डियर्स बात, हाउ व्हाट इज कॉस्ट पुश। सो व्हेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, कॉस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो खुद इसको मिलता है, ये जो है ना ये इसका कॉस्ट होता है, यानी कि जो खर्चे इसको आते हैं लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे। तो अगर ऐसे फिर प्राइसेस के आइटम बढ़ जाते हैं, दैट मींस वी से दैट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हैज टेकन प्लेस इन द इकोनॉमी, है ना। जब इसका इंटरनल कॉस्ट ही महंगा है, दैट मींस ये आइटम बहुत हाई प्राइस पे बिकेगा। आप फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं कभी कभार, यू विल एंटर इन ए शोरूम, आप उसको बोलते हो सर मुझे वुडलैंड का शू चाहिए, तो वुडलैंड के शू का जो रॉ मटेरियल है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उसका इंटरनल कॉस्ट ही हाई है। वो आपको बोलेगा सर ये 4000 का है, तो देखिए फिर बोलना तो सर 4000 का है, लेकिन अंदर से आपको पता है यार वुडलैंड का शू है, इट हैज गुड क्वालिटी, दैट मीन्स इस क्वालिटी का शू मुझे 3-4 साल तक सर्विस दे सकता है।
तब जब कॉस्ट ही हाई है, यू कांट से दैट इट्स प्राइस इज हाई. सो दैट प्राइस इज हाई बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट. सो देयर इज इन्फ्लेशन इन दैट बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ योर डिमांड. वी विल से देयर इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. समझ आई डियर्स बात? कभी कभार जबरदस्त कोई पढ़ाता है, हाई सर्विस दे रहा है बेचारा, तो एट दैट टाइम यू माइट पे हिम हायर बिकॉज ऑफ हिज इंटरनल हायर कॉस्ट. ठीक है ना, समझ आई ना बात? सो आई होप यू गॉट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, व्हेन द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, when the because of when the price level in the economy increases because of increase in cost of production, because of increase in cost of production, we call it as cost push dears. When the price level in the economy increases because of increase in cost of production. Cost of production is this, लैंड का कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है, कैपिटल का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से अगर प्राइस लेवल बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, वी विल कॉल दैट एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तो कभी कभार आप बोलते हो किसी भी सेलर को, सर ये जो आप दे रहे हो आज हमें, ये बिस्किट का एक पैक 2 साल पहले आप देते थे खाली ये 200 रुपए में, ये क्यों 300 में हुआ है? तो वहां से वो लॉजिकल आंसर बोलता है, सर ये जो लेबर लास्ट ईयर काम कर रहा था इसको खाली 10,000 की सैलरी थी, इस साल इसकी 15,000 सैलरी है. ये जो मेरा यहाँ पे शॉप है इसकी रेंट थी खाली 15,000 फॉर ईयर, इस साल मेरी 25,000 है न्यू ईयर के लिए. तो आप खुद समझते हो इसका कॉस्ट बढ़ रहा है. सर जो मेरा रॉ मटेरियल आता था, आटा में लाता था, शुगर में लाता था, उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई है. अब आप ही बोलो मैं क्या कमा रहा हूं? तो ऑन आवर ओन वी अंडरस्टैंड दैट प्राइस हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ हिज cost. So we will call it as cost push inflation. So prices have went up because of the push given by the costs to it. Cost आता है हमें वो जो हमें आइटम्स पे लगता है. समझ आए डियर्स बात? Cost push inflation. Now ये तो मेरे डियर्स हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर. और एक जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता है उसका हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट. नॉन फैक्टर इनपुट हमारा रॉ मटेरियल आता है. हमें कोई भी आइटम बनाने के लिए रॉ मटेरियल की बहुत जरूरत है ना. रॉ मटेरियल इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज नॉन फैक्टर इनपुट. नॉन फैक्टर इनपुट यानी कि यह भी एक इनपुट है कोई भी आइटम बनाने के लिए, लेकिन ये 4 फैक्टर्स में नहीं आता है बेचारा. हालांकि जरूरत समझ आई. कोई भी आइटम बनाना है, रॉ मटेरियल वी नीड. हमें लेबर तो चाहिए, लैंड तो चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल भी चाहिए ना जिससे मारकर बनाएंगे. गाड़ी का रॉ मटेरियल रबर भी चाहिए ना, स्टील भी चाहिए ना. दैट होल रॉ मटेरियल प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक एनी आइटम. दैट मींस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. विल दैट लीड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट? डेफिनेटली. सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. क्योंकि रॉ मटेरियल से ही हमारे आइटम्स बनेंगे. ये 4 काम किस पे करेंगे? ये करेंगे रॉ मटेरियल पे ही काम, है ना. वो जो आटा, शुगर है, मिल्क है, कोई भी चीज है, क्रीम है, वो तो रॉ मटेरियल बन रहा है ना जिससे फाइनल प्रोडक्ट वो बेकरी बॉय बना रहा है, बेकर बॉय. आई होप यू गॉट इट. रॉ मटेरियल इज अ नॉन फैक्टर इनपुट. फैक्टर्स ऑफ इनपुट तो यही है. जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था ना, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम, फा एग्जाम, इतना इजी क्वेश्चन आया था. वहां पे आया था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो उन्होंने दिया था लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रॉफिट. तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, प्रॉफिट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये रिवॉर्ड है. तो उनको एंटरप्रेन्योर लिखना था. प्रॉफिट वाज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज रिवॉर्ड गिवन टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे ये 4 होते हैं. जिसको यही 4 पता थे तुम इसको आंसर काढून. समझ आई ना बात? सो वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. दीज आर देयर रिवॉर्ड्स. द सर्विसेज दे गिव, दे गेट रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो इन्होंने ये डाला था इसमें. समझ आई ना बात? जिसको ये चीज 4 पता थी, इंटरप्रेन्योर के बजाय कभी कभार वो मैनेजर लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजर लिख सकते हैं. दैट इज वन एंड सेम थिंग. समझ आई बात? तो मेरे डियर्स, अब अगर कभी कभार क्वेश्चन आएगा, इफ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, what we will call it as? Demand pull inflation or cost push inflation? It is cost push inflation because raw material is a very important factor through which we make any product. वो भी हमारे cost में ही आता है.
समझ आई ना बात? अब हो गई, अब और एक बात, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के साथ साथ आप बुक्स में देखोगे देयर आर सम ऑफ द बुक्स व्हिच राइट इट्स और नेम एज सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. Cost push inflation is also known as supply shock inflation. That is asked in the exams. Cost push inflation is also known as supply shock cost push inflation is also known as supply shock inflation. तो मेरे डियर्स, कोई बड़ा इंटरप्रेन्योर है, उसका अपना बहुत बड़ा कारखाना है जहां पे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आइटम्स बना रहे हैं, फॉर इंस्टेंस बना हुआ पल्सर बाइक या कोई भी बड़ा कार वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे, इसकी जरूरत है, उनको बिल देनी पड़ेगी क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होती है, ये उनका कॉस्ट है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये एज रॉ मटेरियल वो यूज करते हैं ना. ऐसे ही मेरे टीयर्स, उनको वहां पे क्या पेट्रोल की जरूरत उनको पड़ेगी, जनरेटर सेट को चलाने के लिए पड़ेगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोल. तो वो पेट्रोल क्या बनेगा उनके लिए, वो रॉ मटेरियल बनेगा. पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी ना, डेफिनेटली. वही बात है मेरे डियर्स. हुआ क्या है, हमारी इकोनॉमी में सप्लाई शॉक हुआ एक टाइम. कब हुआ था सप्लाई शॉक इंडिया में? ठीक, इससे पहले फुल सीट ऑफ रहे, इससे पहले शाबाश, बोल बोल, अच्छा की आपने, अच्छा बोला. इससे पहले कब हुआ? मतलब सप्लाई में कमी आई, रशिया यूक्रेन वॉर. शाबाश, गुड. सो मेरे डियर, जो सप्लाई शॉक हुआ था ना, इंडियन इकोनॉमी फेस्ड सप्लाई शॉक इन 1973. 1973 में इंडिया ने सप्लाई शॉक फेस किया. सप्लाई शॉक, मैं इसको समझा रहा हूं, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन को. सो आवर इकोनॉमी वाज हिट बाय सप्लाई शॉक इन 1973. साइड से इसलिए हम पॉइंट्स था लिखे थे, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. सप्लाई शॉक, सप्लाई शॉक. तो क्या हुआ था 1973 में? शाइस्ता, व्हाट डिड हैपन इन 1973? चाय चाहिए था, मुश्किल है. सप्लाई शॉक 1973 में गल्फ क्राइसिस हुए थे, है ना. गल्फ क्राइसिस हुए 1973 में. गल्फ क्राइसिस, गल्फ क्राइसिस क्या थी? इराक में वॉर चल रहा था, इराक वॉर, इराक ईरान, बहुत टेंशन था गल्फ कंट्रीज में 1973 के टाइम, है ना. वी कॉल दैट एज गल्फ क्राइसिस. तो जो गल्फ कंट्रीज है ना, गल्फ कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था. कौन सा एग्रीमेंट? गल्फ कंट्रीज हैड साइंड एन एग्रीमेंट अर्लियर. कोई एग्रीमेंट आपको पता है जो गल्फ कंट्रीज ने साइन किया है? उन्होंने साइन किया था ओपेक. सुना है इसका नाम, ओपेक? ओपेक का नाम सुना होगा. ओपेक नाम सुना बोजमुत, ओपेक कंट्रीज, है ना. तो OPEC means Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC is an agreement among petroleum exporting countries. It's organization of petroleum exporting. Hey dears, OPEC means Organization of Petroleum Exporting Countries. This agreement was entered in 1960, 1959, 1960. 1959 और 1959 या 1960 याद रखना. 1959 और 1960 इस अराउंड, इन 2 साल में, 1 साल में हुआ है OPEC एग्रीमेंट. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो बड़ी बड़ी पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना दुनिया की, तुमकुरख एग्रीमेंट. तो उन्होंने क्या कहा, ये यहां से लिखा ना, ये आपने. सो फर्स्ट वी विल सी हु वर दोज कंट्रीज. कौन कौन सी कंट्री थी जो ओपेक एग्रीमेंट में फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक है? तो वी हैव 5 कंट्रीज. VISKI, विस्की. विस्की आपको याद रखना है.
क्या रखना है याद? विस्की. सो V इज वेनेजुएला, वेनेजुएला. I is Iran, S is Saudi Arabia, K is Kuwait, and I is Iraq. These are the founding members of OPEC agreement. ये ऐसे आपको याद रहेगा. आता है एग्जाम में, which among the following were the founding members of OPEC? ये कुछ फोन. अच्छा सर. डन, यहां तक डन ना? सो मेरे डियर्स, क्या बोल रहे थे हम? तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक एग्रीमेंट आर वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरबिया, कुवैत एंड इराक. दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक एग्रीमेंट. तो इन्होंने क्या किया मेरे डियर्स? दे सेड दैट वी विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, क्योंकि वी आर द मेजर पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. These were the major, जो सबसे ज्यादा पेट्रोल एक्सपोर्ट करते थे ना दुनिया को, ये ही कंट्रीज थी. वेनेजुएला, ईरान, ईरान से बहुत निकलता है, इराक से निकलता है, सऊदी अरबिया से, कुवैत से निकलता है. These were the major petroleum exporting countries of the world. तो मुजम्मिल, ओपेक एग्रीमेंट में इन्होंने क्या किया? दे सेड दैट वी विल हैव कोऑपरेशन विद ईच अदर. अगर हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखेंगे, फाइट रखेंगे, तो जो कस्टमर्स है, इंडिया है, यूएसए है, चाइना है, इनको फायदा है. अगर हम कोऑपरेशन रखेंगे एक दूसरे के साथ, हमें फायदा है ना? जो कंपीटर्स होते हैं ना, राइवल्स होते हैं ना, इफ द राइवल्स हैव सेम थिंकिंग, same cooperation, they earn, they exploit others. If they don't have cooperation, others will gain. तो जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे 2-4, अगर ये पॉलिसी बनाएंगे, भाई एक काम करते हैं, एसएसबी की प्राइस लगाएंगे 20,000, एसएसबी की प्राइस लगाएंगे 20,000, 20,000 से कोई नहीं रखेगा नीचे. फारनस अमन को मज मोहब्बत डायरेक्शन को ये मिस को क्वाइंट से बिकॉज़ वो बेक से मु एक्सपर्ट करो. अब बच्चा कहां जाएगा? उसको पता है 20,000 तो ज्यादा है एसएसबी के लिए, लेकिन इन सब ने एक दूसरे को कहा है 20,000 से नीचे नहीं देना किसी को भी एसएसबी की कोचिंग. लेट देम गो जम्मू, लेट देम गो दिल्ली. वो स्टूडेंट बेचारा फंस जाएगा. इसको अब लेनी है 20,000 में. गैन किन का हुआ? इंस्टीट्यूट वालों का. ऐसे ही बोला ओपेक एग्रीमेंट में इन कंट्रीज ने. बोला हम एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं. सऊदी अरबिया लड़ाई करता है ईरान के साथ, ईरान करता है वेनेजुएला के साथ. फायदा आ रहा है यूएसए को, फायदा आ रहा है इंडिया को, चाइना को, जो यहाँ से पेट्रोल ले रहा है. हम एक काम करते हैं, सब बोलेंगे एक बैरल हो जाएगा $90 में. चाहे ईरान है, चाहे इराक हो, चाहे सऊदी अरबिया, चाहे वेनेजुएला है, एक ही पॉलिसी रखेंगे. फिर देखेंगे यूएसए कहां जाएगा. इसको तो हमसे लेना है, बिकॉज वी आर द मोनोपोलिस्ट्स. खाली हमारे पास पेट्रोल है, और कहां जा सकता है. सो दैट वे दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड. उन्होंने बहुत पैसा निकाला इन इकोनॉमी से, क्योंकि एग्रीमेंट किया. हमने बोला ईरान तो महंगा दे रहा है, हम गए इराक की ओर. इसने एग्रीमेंट किया था इराक के साथ, इस प्राइस से नीचे मैं नहीं दूंगा इनको, तो हम मजबूर है इराक से लेने की. हमने बोला चलो इराक से भी नहीं लेंगे, हम जाएंगे सऊदी अरबिया. वो भी वही बात बोल रहे थे, क्योंकि दे हैड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट. वो दिस इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज कोलिसिव ओलिगोपोली. जब मैं इंशाल्लाह आपको मार्केट पढ़ाऊंगा ना, मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में हमें पढ़ना पड़ता है कोलिसिव ओलिगोपोली. जब इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, बिजनेस पर्सन जो होते हैं, एक ही बात करेंगे, एक ही प्राइस रखेंगे आइटम का, तो कस्टमर बेचारा मजबूर हो जाता है ना. वी सी दैट जो लोकल दुकानदार होते हैं ना, इनको भी ये चीजें पता है. दे डोंट नो वी आर यूजिंग इकोनॉमिक्स, बट दे यूज इकोनॉमिक्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी यूज इकोनॉमिक्स डे टू डे लाइफ में. इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो हर एक शॉपकीपर यूज करता है. आप जाते हो फॉर इंस्टेंस तशी गसुन, किसी लड़की को लाना है अपने लिए स्टॉल. क्या लाना है? स्टॉल. वो गई बेचारी मार्केट, लाल चौक गई. लाल चौक में 2-4 बड़े बड़े दुकान है स्टॉल वाले. इसने बोला सर मुझे ये वाला स्टॉल चाहिए. वो बोल रहा है इसकी प्राइस है 1200 रुपये. तो वो वहां से बोलती है वापस, ये जो सर 1000 में ही मिलता था 1200 कहाँ होगा. वो बोलता है आप देखो बाहर चेक करो थोड़ा. आप जाते दूसरे दुकानदार के पास, वो भी बोलता है 1200. तो ये क्या हो रहा है, दोनों बोल रहे 1200. आपके तीसरे के पास बोलता है चलो उसके पास थोड़ा देख लेना, वो मैं कम में देगा. वो भी बोल रहा है 1200. अब कस्टमर बेचारा फंस गया. अब कहाँ जाएगा? उनको पता है खाली हम 5 है जिनके पास लड़कियों के आइटम्स है.
1200 हमने रखे, हालांकि है वो 1000 का। इट इज बिकॉज ऑफ देयर एग्रीमेंट कोलिसिव ओलिगोपाली, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द कस्टमर। तो इंसान मजबूर है चे पाए से बस साल गो सोनवे वन 200 रुपये ये वो थोड़ा हथस क्या खेवान तम सी। समझ आई बात? So that is coalition oligopoly. That is what OPEC countries did in 1970. In 1950 एग्रीमेंट किया उन्होंने, तो सारी दुनिया को इन्होंने फिर डोमिनेट किया, उन्होंने हाई प्राइसेस पे उनको पेट्रोल दिया, इनको पता था ये कहां जा सकता है। आई ना बात समझ? अब आई एम कनेक्टिंग इट विद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। 1973 का एरा हुआ, तो उस टाइम वार चल रहा था गल्फ कंट्रीज में। जब उनको वार वहां पे चल रहा था, अब उनको पेट्रोल खुद जरूरत पड़ेगा या हमें देंगे? ज्यादा ज्यादा तो खुद ही जरूरत पड़ेगा। अब अगर हमें देंगे, भी क्राइसिस चल रहे उधर हमें हाई प्राइसेस पे देंगे, तो उस टाइम सारी दुनिया में सप्लाई शॉक देखने को मिला। पेट्रोल बहुत कम आया टू द अदर कंट्रीज, बी इट चाइना, बी इट यूएसए, बी इट इंडिया। तो हम बहुत सफर हुए इन्फ्लेशन से। तो जो हमारी इन्फ्लेशन हुई, क्योंकि हमें वहां से रॉ मटेरियल जो था, मेन रॉ मटेरियल दैट इज पेट्रोल। तो आपके घर में यूजुअली पापा बोलता है तीलस खोत साइड सिखाइस। पेट्रोल जब भी कॉस्टली होता है ना, दैट मीन्स हर एक आइटम अब कॉस्टली बनेगा, क्योंकि पेट्रोल वो यूज एवरीवेयर। ड्राइवर बेचारे को पेट्रोल लीटर मिल रहा है 120 में, वो थोड़ी बोलेगा आपको अब 20 रुपए किराया दो, बोलेगा 50 दो, मेरा पेट्रोल बहुत महंगा आ रहा है आज। बोलता है ना, कनेक्टर बोलता है पेट्रोल सखोत। वो इवन ये भी बोल देते हैं जीएसटी आलोक, पता नहीं था जीएसटी किसे क्या हुआ, जीएसटी आलोक दी 15 रुपये सब के। वो एक चीजें होती है, जब पेट्रोल महंगा होता है, यहां से सर्विसेज और गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती है। तो उस सप्लाई कम आई पेट्रोल की बिकॉज ऑफ गल्फ वॉर, तो यहां पे प्राइसेस बहुत बढ़ गई इंडियन इकोनॉमी में 1973 में। सो दैट वाज कॉल्ड एज सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। दैट सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन इज ए साइनोनियम टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि हमें सप्लाई ही नहीं आई, यहां पे बहुत महंगाई हुई तब। आई होप यू गॉट इट। और समझ आई ना सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कैसे हुई 1973 में? बिकॉज ऑफ गल्फ क्राइसिस। डन ना? आई होप यू गॉट इट। तो जब भी जो अभी आप बोल रहे थे ना इन द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर, सप्लाई कम हो जाएगी बोल रही थी ना, ये वो यही पॉइंट है। कभी कभार जब सप्लाई रुक जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। बट वी कैन नॉट कंफ्यूज दैट विद डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल अलग है, प्राइसेस बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई अलग है, सप्लाई की रिलेशन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के साथ, डिमांड की रिलेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के साथ। समझ आई ना बात? एक पॉइंट में बोलूंगा यहां पे जो हम थोड़ा भूल गए, डिमांड पुल के टाइम। डिमांड पुल में मैंने आपको वो इनविजिबल हैंड वाला कंसेप्ट सिखाया था ना, बोला था ऐसे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी में। आई टोल्ड यू दैट। सो दिस इज आवर डीडी कर्व, डाउनवर्ड फॉलिंग कर्व होती है डीडी कर्व, ये होती है हमारी सप्लाई कर्व, एसएस कर्व, सप्लाई। आप दिमाग को फिर से लाओ डिमांड पुल वाली इन्फ्लेशन पे, टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट फुली। सो मेरे डियर्स, आई टोल्ड यू दैट when the price level in the economy increases because of increase in aggregate demand in the economy, we call it as demand pull inflation. What are the different causes of increase in aggregate demand? Increase in government expenditure, decrease in income tax rates, increase in money supply, decrease in savings, increase in credit creation by the bank, increase in money supply in the economy. कंट्री में मनी सप्लाई बहुत इंक्रीज हो गई, गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी दे रही है लोगों को। मेरे पास पैसा बहुत है, आपके पास पैसा बहुत है, हम ज्यादा डिमांड करेंगे। जब सब लोग डिमांड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड मेरे डियर्स बढ़ जाती है ना, ये जो डीडी कर्व है ये शिफ्ट करती है, it will shift. So when aggregate demand in the economy will increase because of the reasons that you are telling me, aggregate demand curve shifts rightwards like this. ये बनती है D1 D1. So now we have to see the new equilibrium. अब देखो ये कहां पे कट कर रही है सप्लाई कर्व को. So it will cut it at higher point. पहले इक्विलिब्रियम ये था इकोनॉमी का, अब इक्विलिब्रियम ये हो रहा है, सप्लाई कर्व यहां पे है, डिमांड नहीं ने यहां पे कट किया, तो we will see इस लेवल पे प्राइस क्या होंगे. अब प्राइसेस इकोनॉमी में वो 200 नहीं रहेंगे, अब 400 रहेंगे. So price level has increased because of increase in aggregate demand. This is demand pull inflation. है ना, ये पॉइंट हम अभी forgot it, sorry, ये करना उसमें एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन में. So this is shift in aggregate demand curve because of those factors जो आपने लिखे, increase in government expenditure, increase in credit creation या money supply, ये मैकेनिज्म हो जाता है. ये लिख से अदफर डिमांड पुल के साथ इसको लिखना ऊपर. समझ आई बात?
वो ये समझ आया ना, हाउ एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स बिकॉज दोस रीजंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी रोट. नाउ मुझे बोलो क्या मैंने नाम वो था, आपने क्या नाम बोला था? सुमायरा. मुझे बोलो अगर इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन चल रही है ना, एग्रीगेट डिमांड बहुत बढ़ गई जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस फिगर को देख के? व्हाट शैल गवर्नमेंट डू टू ब्रिंग प्राइसेस बैक? क्या कर सकती है गवर्नमेंट? टैक्स रेट में इंक्रीज करेगा, हाँ, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है, जिसका बना डिडक्शन कैन इंक्रीज, डिडक्शन इंक्रीज करेगा तो लोग काम करेंगे. तो यहां पे इस फिगर को देख के आप में से कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज द स्टेप दैट इकोनॉमिस्ट्स कैन डू, दैट प्लानर्स कैन डू, सो दैट वी विल ब्रिंग इन्फ्लेशन बैक फ्रॉम 400 टू 200? फ्रॉम दिस फिगर यू कैन गेट द आंसर. क्या कर सकते हैं? तो एक चीज कर सकते हैं मेरे डियर्स, अगर इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ाएंगे, क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है फिलहाल तभी प्राइस ऊपर है, अगर सप्लाई को हम शिफ्ट कर पाएंगे राइट वर्ड्स, प्राइस फिर से वापस आएगा, है ना. दैट इज द टूल दैट वी कैन यूज इन द इकोनॉमी. सो जब भी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाती है ना, द टूल दैट इज इन द हैंड ऑफ द planners, the tool that is in the hand of the administration, they have to increase the supply. उनको जब भी लगता है लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं, उनको मार्केट में सप्लाई लानी पड़ती है बहुत. जब सप्लाई वो बहुत ज्यादा लाएंगे फिर डिमांड ज्यादा, फिर प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब सप्लाई आएगी, आपने देखा होगा इन 2019-2020 ओनियन की प्राइस हुई थी यहाँ पे 130 पर केजी हुई थी ना, एक ओनियन केजी जाता था क्योंकि सप्लाई बहुत कम निकली थी तब. तो हमने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी गॉट ओनियंस फ्रॉम इजिप्ट, हमने इजिप्ट से ओनियंस लाए अपनी इकोनॉमी की डिमांड फिल करने के लिए. अदरवाइज 150 a poor person cannot purchase onion kg on 150. तो हमने इजिप्ट से सप्लाई लाई तो यहाँ पे फिर से आ गई प्राइस ट्रैक पे. तो उस समय अब आपको अगर कोई बोलेगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड राइट वर्ड आई है, प्राइसेस बहुत आप पे, हम क्या कर सकते हैं? आपको बोलना सर हमें सप्लाई बढ़ानी है तब. तो सप्लाई अगर हम बढ़ाएंगे, हमने किसी और कंट्री से इंपोर्ट किया जहां पे सरप्लस निकलता होगा, हम वहां से लाएंगे, तो दिस सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइट वर्ड्स. जब ये राइट वर्ड शिफ्ट करेगी ये बनेगी ऐसे, ये बनेगी साइड सप्लाई कर्व S1 S1, तो ये होगा ऐसे S1 S1. तो इक्विलिब्रियम अब यहाँ पे है तो प्राइस लेवल फिर से वही है 200. वी आर वापस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई. तो दैट इज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी कैन डू. यही है मेरी जान कि आप जब कल इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यू विल फेस टू मच डिमांड इन योर ब्लॉक. तो आपको डिमांड है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपको पता है, आप जल्दी कॉल करोगे अपने एसडीएम साहब को, जल्दी कॉल करोगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि सर हमें सप्लाई चाहिए अभी, अदरवाइज क्राइसिस चल रही है. आप यहाँ से सप्लाई लाते हो, यहाँ से डिमांड बढ़ गई थी, क्राइसिस फिर से रुक जाती है. दैट इज व्हाई वी नीड टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट्स, है ना. सब कुछ पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स भी, हिस्ट्री भी, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटर को फिर इसका विजन ब्रॉड हो जाता है, मुझे कैसे कैसे टेकल करना है ना. सीधी नबी चोर बुझ भी थे कि उसको पता है ये स्टेप उठाना है, यहाँ पे ये हुआ ऐसे करना है, तभी तो एग्जाम में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. अदरवाइज व्हाट इज द लॉजिक ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स इन केएस? लॉजिक इज दिस, टू मेक देयर विजन ब्रॉड, टू लेट देम become good persons, all-rounders of every subject, so that tomorrow they can use this knowledge being in the field. समझ आया ये पॉइंट? अब डिमांड पुल वाला मैं भूल गया था, सॉरी. So supply shock inflation done. I hope you got demand pull inflation and cost push inflation. ये OPEC वाली ये थोड़ी सी दलील याद रखना. Then we have मेरे dears wage push inflation. हालांकि मेन तो यही दो है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अब आधी बुक्स में कभी कभार वो सेपरेट लिखते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन, बिकॉज वेज, हे डियर्स, वेज इज ऑलरेडी डिस्कस्ड अमंग द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन, है ना. हालांकि वो तो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही. अब किसी बुक में कभी कोई स्टूडेंट देखता है सर वहां पे लिखा था वेज पुश इन्फ्लेशन, हमने वो डिस्कस नहीं किया, तो ऐसे मैंने वो सेपरेट लिखा, वेज पुश इन्फ्लेशन, नॉट जस्ट द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन टू बी अ पार्ट. Wage push inflation. तो वेज पुश इन्फ्लेशन मेरे डियर्स, अभी हमने देखा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ
टोटल कॉस्ट, बिकॉज ऑफ लैंड भी महंगा हो रहा है, लेबर भी महंगा हो रहा है, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है एक एंटरप्रेन्योर को, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस, सो वी कॉल दैट एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब अगर प्राइस बढ़े कि खाली इंक्रीज इन वेज ऑफ द लेबरर्स, वी विल कॉल दैट एज वेज पुश इन्फ्लेशन। तो आपको बोलेगा फॉर इंस्टेंस ये मिशन का डायरेक्टर कि आपको इतना सैलरी दे, इतना फी देना है। अब बोले सर इतना फी क्यों, आप जो इतना ही लेते थे 30,000 ही, वो बोलेगा वहां से मुझे जो आपके फैकल्टी मेंबर्स है, यानी कि जो लेबर यहाँ पे वर्क काम कर रहा है, इनको पेमेंट ज्यादा देनी पड़ती है। लास्ट टाइम दे वर टेकिंग ओनली दिस मच सैलरी, अब इफ्तिकार सर को भी ज्यादा देना पड़ता है, इशफाक सर को भी, किसी और टीचर को भी। इसकी वजह से मैंने आपका फी थोड़ा अप किया है। सो द फी हैज इंक्रीज्ड, इन्फ्लेशन हैज टेकन प्लेस, नॉट बिकॉज ऑफ रेंट ऑफ द बिल्डिंग, not because of interest of the loan taken from the bank, but because of the wages of the Ishfaq sir and Iftikhar sir. So that means prices have went up because of increase in wages in the economy. We call that as wage push inflation. कभी कभार लेबर बहुत स्ट्राइक करता है किसी बड़े कारखाने में, वो स्ट्राइक पे जाते हैं, बोलते हैं हमारी वेजेस कम है, इनको बढ़ाओ। जब वेजेस बढ़ाएंगे तो वो एंटरप्रेन्योर बोलता है यार मेरा प्रॉफिट तो बहुत घट रहा है, मुझे तो लॉसेस आ रहे हैं, वो अपने आइटम की प्राइस फिर बढ़ाता है, बोलते ऐसे बच जाएंगे, है ना। तो उसको बोलते हैं अपने सारे लेबर, सारे एम्प्लॉय, सर हम कल से काम नहीं करेंगे, यहाँ पे वेजेस कम मिल रहे हैं, बाकियों को अच्छे वेजेस मिल रहे हैं। तो वो शाम को अपनी बेगम से मुलाकात करता है, ये तो ऐसे बोल रहे हैं, और ये भी बोलता है, सीईओ भी बोलता है, मैनेजर भी बोलता है मैं काम पे नहीं आऊँगा, हमें वेजेस बढ़ा। वो बोलती है वापस माय टेंशन खालो प्राइस पाइन आइटम पल्सर गए डॉलर बोला अगला शीत साफ, ठीक है ना। तो उसने प्राइस बढ़ाई, इन्फ्लेशन तो हो गई बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेज रेट, वी कॉल दैट एज wage push inflation. So when the price level in the economy, when the price level in the economy increases, because of increase in wage rate, of the working class, of necessary laborers, working class, we call it as wage पुश इन्फ्लेशन। इसको हम बोलते हैं मेरे डियर्स वेज पुश इन्फ्लेशन। समझ आई डियर्स बात? जब खाली लेबरर्स महंगे हो रहे हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए, तो वो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं अपने आइटम्स का, तो इन्फ्लेशन तो हो रही है इकोनॉमी, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ लेबरर्स। तो लेबर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वैसे फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, या तो सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे या तो प्रोडक्ट्स जो वो बना रहे हैं, तो उसमें फिर हमको देखने को मिलती है वेज पुश इन्फ्लेशन। डन। ऐसे मेरे डियर्स वी हैव प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। Profit push inflation. खड़े खड़े इंसान भी थक जाता है बहुत, ब्लड सप्लाई सॉरी बोन को रोजा। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। व्हाट इज प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन? अब ना तो मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है एंटरप्रेन्योर का, ना लेबर महंगा हुआ है, ना रेंट मुझे ज्यादा देनी है, ना ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ एक चीज है, द ग्रीड ऑफ द प्रोड्यूसिंग क्लास टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, है ना। कभी कभार उनकी बहुत लालच होती है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाऊं, तो उसमें वो अपने आइटम्स की प्राइसेस बहुत बढ़ाते हैं, जैसे शॉपकीपर्स करते हैं। कॉस्ट तो बराबर वही है, लेकिन वो अपनी लालच उनको होती है ज्यादा नफा कमाने की। वो 1000 के आइटम को बोलते हैं ये 1300 का है, 1300 के आइटम को बोलते हैं ये 1800 का है, ठीक है ना। वी कॉल दैट एज profit push inflation. So when price levels in the economy, सुन पहले, when the price level in the economy increases, not because of increase in cost, not because of increase in aggregate demand in the economy, but because of the greed of the producing class to earn more and more profit, we call that as profit. यहाँ पे prices बढ़ गई, इसको profits ने push किया, क्योंकि लोग profit ज्यादा कमाना चाहते हैं। समझ आई ना? So when price levels in the economy increase, when the price levels in the economy when the price levels in the economy increase,
because of the greed of producing class या businessman to earn more and more profit. When the price level in the economy increase because of the greed of producing class, yeah, businessmen to earn more and more profit, we call it as profit push inflation. समझ आई डियर्स बात? ये जो प्रोड्यूसिंग क्लास है फॉर इंस्टेंस हमारे अंबानीज अडानीज कभी कभार ये फाइट करते रहे, मुझे उससे आगे जाना है, इलॉन मस्क को पीछे छोड़ना है, तो कोई कॉस्ट नहीं बढ़ा उनके आइटम का, तब भी इनकी जो गाड़ी वो बनाते होंगे उसका 1 लाख ज्यादा होगा उसका प्राइस, क्योंकि उसकी अपनी ग्रीड है, मुझे उसको पीछे छोड़ना है विद इन 6 मंथ्स। वो सारी आइटम्स अपने महंगे डालता है मार्केट में, हम मजबूर होते हैं, वो बहुत बड़ी कंपनी होती है, सारी इंडिया को डोमिनेट तो वही कर रही है, तो अच्छा प्रोडक्ट उन्हीं का मिलता है, तो कस्टमर बेचारा मजबूरन फिर वो आइटम लेता है हाई प्राइस पे भी, तो प्राइस बढ़ गई, उसका कॉस्ट नहीं बढ़ा, कोई डिमांड नहीं बढ़ी थी, उसकी अपनी ग्रीड थी, मुझे आगे जाना है, नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बनना है, तो उस ग्रीड की वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ गई इकोनॉमी में, तो वो होता है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। समझ आई ना बात? सो दिस टू हैपन्स इन द इकोनॉमी। देन वी हैव द लास्ट वन, दैट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इफ्तिकार सर की क्लास कितने बजे ली आपने? 10:30 से 1 तक। उसकी 2 क्लासेस थी क्या? अच्छा, इकोनॉमिक्स का टाइम होना चाहिए 12 के अराउंड, तभी अच्छो तो ऐसा विंगेनस अंदर खसमस क्या हुआ ना डाय विच पे यहाँ से सब्जेक्ट अच्छा है, इट नीड्स टाइम अराउंड 11:30 12:30 इसी के अराउंड, 2 बजे ये नहीं जाना चाहिए, है ना? कुछ रिवर्स गियर उसमें आसान। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आप देख लेना, खुद भी सोच लेना, तो फिर बोलना इनको इशफाक सर की क्लास हमें रखा करो अराउंड 12 to 1 ताकि ठीक रहे हमें, तब तक आपकी एनर्जी रहेगी। 2 बजे के बाद थोड़ा हो जाता है इंसान को, एनर्जी लेवल कम हो जाती है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मेरे डियर्स, व्हाट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन? सुना है इसके बारे में? ये इंपॉर्टेंट है, सुना नहीं होगा। तो स्ट्रक्चरल मेरे डियर्स क्या है? Sometimes price levels in the economy increase because of the structural problems present in the economy. जो पोर इकोनॉमीज बेचारी होती है, इनमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो उसकी वजह से बार बार हमें देखने पड़ते हैं कि प्राइस यहाँ पे बहुत बढ़ गई, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जो थी वो कट हुई, बानीहाल रोड को बंद है ना, सो दैट इज द ओनली रोड दैट कनेक्ट्स कश्मीर विद रेस्ट ऑफ इंडिया। वहां पे लैंडस्लाइडिंग हुई तो रोड बंद हुआ, अब बाहर से कुछ नहीं आ सकता है, ना तो रॉ मटेरियल आएगा, ना ही हमें सब्जियां आएंगी, ना ही फ्रूट्स आएंगे। सो हियर हमारा टोमेटो केजी हो जाएगा 10 के बजाय 50 रुपए का। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में है, जैसे आप बोल रहे थे कि अगर सप्लाई कम हो जाएगी, है ना, कभी कभार वी आर कनेक्टेड टू लद्दाख एरिया वाइड रोड, वहां पे बहुत बर्फबारी हुई तो रोड डिस्कनेक्ट हुआ, तो वहां पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। दैट इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन अवर इकोनॉमी, हमें रोड्स अच्छे नहीं है। समझ आ रही है ना बात? ऐसे हो सकता है इंडिया में वी हैव व्हीट प्रोडक्शन टू मच, राइस प्रोडक्शन टू मच, जो सब लोग खाते हैं, व्हीट का बहुत यूज होता है इंडिया में, राइस तो सब खाते हैं, हम कश्मीरी इवन डिपेंड है उन पे, वहीं से हमारा भी राइस मैक्सिमम आता है। अब अल्लाह ना करे अगर कभी कभार ड्रॉट हुई, ड्रॉट हिट हरियाणा, इट हिट पंजाब, इट हिट यूपी फॉर 4 months, जैसे मराठवाड़ा में होती है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में ड्रॉट यूजुअली, अगर उस ड्रॉट ने हिट किया नॉर्दर्न इंडिया को तो राइस प्रोडक्शन कम निकलेगी डेफिनेटली, है ना। 3 महीने तक कोई बारिश नहीं हुई तो व्हीट प्रोडक्शन कम निकलेगी, जब प्रोडक्शन कम निकलेगी तो व्हीट की प्राइस फिर बढ़ेगी ना, सप्लाई कम हुई ना, सप्लाई शॉक हो जाएगा ना इकोनॉमी में, तो वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, तो प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें व्हीट चाहिए। कोई बात फुल बिचेर आस नहीं यही 3 बात पहले टिल नाउ वी never पेट के, so that will lead to increase in the price level. So price level has increased in the economy because of this supply shock. Supply shock took place because of structural problem present in our economy. क्योंकि we are not ready, अगर drought ने हमें hit किया because that's a natural phenomena.
तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि कभी हिट नहीं करेगी, कभी तो कर सकती है हिट हमारी प्रोडक्शन को, हम तैयार नहीं है, हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है दे आर रेडी फॉर दैट, उनको कभी कभार रेन नहीं होता है वक्त पे, दे डू दैट थ्रू हेलीकॉप्टर्स, है ना, दे डू आर्टिफिशियल रेन, तो वो तैयारी उन्होंने रखी है यूएसए में। आप देखो उनकी तुमची फील्ड करा इरिगेट थ्रू हेलीकॉप्टर्स, जब जब उनको लगता है कि बारिश नहीं हो रही है वक्त पे। हिंदुस्तान में वो चीजें नहीं है, तो वहां पे फिर हमें नहीं देखनी पड़ती है ज्यादा इन्फ्लेशन, क्योंकि उनका अच्छा प्रोडक्शन निकलता है। जब जरूरत होती है मेवे के बागों को पानी की तब वो देते हैं उनको, हमारे मेवे को कभी कभार बहुत जरूरत होती है बारिश की, तो यहाँ नहीं होता है, तो बहुत एप्पल प्रोडक्शन फिर हमारी फॉल हो जाती है। एप्पल को या स्कैब अटैक करता है या कुछ और प्रॉब्लम होती है हमारी एप्पल्स में, है ना। सो दोस आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट इन द इकोनॉमी। उनकी वजह से भी कभी कभार इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में। हमारे जेएंडके में तो यूजुअली होती है, क्योंकि हमारा जो नेशनल हाईवे है NH44 मैक्सिमम टाइम्स कभी कभार वो ब्लॉक हो जाता है 2-3 दिन के लिए। वी सी दैट इंक्रीज इन प्राइस लेवल हियर इन श्रीनगर मार्केट। चिकन चिकन संद्रुक, गैस सिलेंडर चिकन संद्रुक, पेट्रोल खसा, है ना। सो दैट इज those are structural problems present in the economy, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है। we call that as structural inflation, है ना। when the price level in the economy जब हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहाँ पे कंट्रोलर था तब उन दिनों एग्जामिनेशन कंट्रोलर AS भट्ट, अब्दुल सलाम भट्ट, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। तुम सुन दोस्त नहीं वहाँ कहीं से समझ, वो आया ना क्लास में बच्चन को नजरा पासरा, हाँ करो कॉपी, जीरो भी समझ नहीं आता था। तो वो बोस ने लिखा तो इसने इशफाक सर के पानस से लिखा, वो वही करता था सारे क्लासेस में। काबिल बहुत था, उसको बोलते हैं सर्जन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे ज्यादा जानता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मगर अनफॉर्चुनेट थिंग इज स्टूडेंट्स ने उसने हुआ था कि दैट वाज द अनफॉर्चुनेट थिंग किसी स्टूडेंट को, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं करता था। ही वाज एक्सपेक्टिंग शामिल हार्वर्ड पे मनी पाने समझ था गाँवों में समझ ऐसे ही है समझ लेखा आसान ओर बोर्डस कल नहीं था, हम भी कुछ नहीं बोलते थे तुम चलो पास होगा सुन। सो ये मैंने लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, क्या लिखा हमने स्ट्रक्चरल। When the price level in an economy increases because of the inadequate infrastructural facilities present in the economy. When the price level in an economy increases because of inadequate infrastructural facilities. Because of inadequate infrastructural facilities like non-availability of railway lands, ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है जो नहीं है इधर अच्छी। non-availability of railway lands, underdeveloped roads, अच्छे roads नहीं है, जो all weather roads जिनको हम कहते हैं, unavailability of all weather roads या underdeveloped roads, unavailability of all weather roads लिखना वो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभार बारिश होती है तो रोड्स चलाते से हिंदुस्तानी। all weather roads, unavailability of ports, airports in some areas, आधे एरियाज में तो हमारे एयरपोर्ट्स नहीं है जहां पे हम सप्लाई ले सकते हैं थ्रू हेलीकॉप्टर्स। unavailability of ports, PORTS या airports, है ना। तो इन चीजों से मेरे डियर्स इट लीड्स टू स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, है ना। जब कोई कैटास्ट्रॉफ हिट करता है, फॉर इंस्टेंस लद्दाख में कोई एयरपोर्ट ही नहीं है, तो वहां पे ये रोड बंद हुआ, वहां पे क्राइसिस हुई, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एयरपोर्ट भी नहीं है, कैसे लेंगे सप्लाई उधर, तो इन्फ्लेशन वहां पे बहुत हिट करेगी। तब वी कॉल दैट एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। लेकिन जो अमीर इकोनॉमीज होती है वहां पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कनेक्टिविटी होती है एयरपोर्ट की, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड होता है रेलवे से, है ना। बारामूला में
वारिया इन्फ्लेशन बढ़े तो रेलवे से हम बहुत एक साथ ले सकते हैं। रोड फॉर नेशनल पाटनगो रोड ब्लॉक वो हो जाता है यूजुअली ट्रैफिक जाम की वजह से, वहां इन्फ्लेशन बहुत हो जाएगी तब तक, समझ आ रहा ना बात। सो दोज आर इंफ्रास्ट्रक्चरल deficits present in the economy that lead to structural inflation in the economy. I hope you got structural, especially India में ये होता है because still आपने geography में पढ़ा होगा in India only 45% land is rain fed, irrigation fed है ना, irrigation facility अभी भी खाली 45% of land है हिंदुस्तान में, 55% of Indian land is still dependent on monsoon। तो कभी कभार मानसून में वो एल निनो इफेक्ट हो जाता है, डिले ऑफ मानसून हो जाता है, लेट आता है मानसून, दैट लीड्स टू मच फॉल इन प्रोडक्शन, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन मानसून। मानसून आएगा तो रेन आएगा, रेन आएगा तो यहाँ पे फसलें बनेंगे, हिंदुस्तान में राइस बनेगा। अब मानसून कभी कभार नहीं आया, दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत फॉल हो जाएगी, फिर तो इन्फ्लेशन बहुत हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन को खाना देना है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन को पल्सेस देने हैं, रॉ मटेरियल देना है, तो दैट विल लीड टू मच इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है इधर, दैट लीड्स टू स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। वो स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट इन द इकोनॉमी। तो हमें रोड्स पे काम करना है, हमें रेलवेज पे काम करना है, हमें वो फैसिलिटीज रखनी है, अगर ड्राउट हुई, अगर फेमाइस हुए, हम कैसे उनको फाइट कर सकते हैं, जिससे बाकी इकोनॉमीज अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, है ना। आई होप यू गॉट ऑल द डिफरेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इतना ही पढ़े कि और पढ़े? इतनी पढ़ो तो बुझ थोकस तो ये उतना खा लो ना बखादा, मैं भी थक गया। लेकिन एक काम करना प्लीज, सर को बोलना कि थोड़ा इशफाक सर क्लास किसी भी तरीके से कोई मैनेज करो। अगर SSB से पहले मुझे आपका क्लास ही देना पड़े, दैट इज फॉर बेटर, बिकॉज आई विश टू गिव टू मच एनर्जी हियर। खुद नहीं भी तमन नहीं। समझ आ रहे हैं ना, ये पॉइंट समझ आ रहे हैं ना, वो समझ हुआ सर नहीं है वहां ऊपर से मत जाता है किसी को, हाँ समझ आ रहा है ना इकोनॉमिक्स से सारे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि लेमैन्स लैंग्वेज में आपको समझाऊं, बस ये लेमैन्स लैंग्वेज आपके लिए बहुत जरूरी है। जो आप एग्जांपल समझ रहे हो ना, दैट विल हेल्प यू इन योर मैनर्स। मैनर्स में वही बच्चा लिखता है जिसको कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तभी मैं सारी एग्जांपल्स देने की कोशिश